अब हम लोग चलते हैं जो 10वीं क्लास के हिंदी काव्य खंड का जो 9वीं चैप्टर है, जिसका नाम है हमारी नींद। इसका नाम क्या है? हमारी नींद। और ये हमारी नींद में हम लोग पहले लेखक परिचय को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो लेखक परिचय। इसका जो लेखक है वो लेखक है बीरेन डांगवाल। लेखक कौन है? बीरेन डांगवाल। तो चलिए, इसके जो लेखक है कौन है? बीरेन डांगवाल। तो बीरेन डांगवाल के हम लोग लेखक परिचय के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, बीरेन डांगवाल जी का जो जन्म है वो 5 अगस्त 1947 ईस्वी में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में हुआ था। बीरेन डांगवाल का जन्म कब हुआ था? 5 अगस्त 1947 ईस्वी में उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो 5 अगस्त 1947 ईस्वी को उत्तरांचल के टिहरी गढ़वाल के कीर्ति नगर में हुआ था। चलिए, इसके अन्य भी देखें। बीरेन डांगवाल की प्रारंभिक शिक्षा मुजफ्फरपुर के सहारनपुर, बरेली, कानपुर, नैनीताल इत्यादि शहरों में हुआ था। कहाँ कहाँ इनका जन्म हुआ? जो इस प्रारंभिक शिक्षा हुई मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, बरेली, कानपुर, नैनीताल इत्यादि शहरों में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। इसके बाद देखें, बीरेन डांगवाल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया। इन्होंने कहाँ से एमए किया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहाँ इन्हें हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर दलित की उपाधि मिली। दलित की उपाधि किसे मिली? दलित पूछा था, दलित की उपाधि किसे मिली? तो दलित की उपाधि किसको मिला? बीरेन डांगवाल को। दलित की उपाधि किसे मिला था? बीरेन डांगवाल को। बीरेन डांगवाल को समकालीन कवि कहा जाता है। पूछा जाता है कि बताइए, बीरेन डांगवाल को कौन कवि कहा जाता है? समकालीन कवि कहा जाता है। बीरेन डांगवाल को समकालीन कवि कहा जाता है। इसके बाद बीरेन डांगवाल ने अमृत प्रभात, घूमता आईना का स्तंभ लेखन किया। पूछा जाता है, बताइए, बीरेन डांगवाल ने, यहाँ डंगवाल के जगह पर अग्रवाल लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। डंगवाल ने अमृत प्रभात, घूमता आईना का स्तंभ लेखन किया। उसके बाद हम लोग देखें, बीरेन डंगवाल डंगवाल अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार थे। बीरेन डंगवाल अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार थे। बीरेन डंगवाल के प्रथम कविता संग्रह इस दुनिया में 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस कविता पर इन्हें रघुवीर साहय स्मृति पुरस्कार मिला। पूछा जाता है इनके किस कविताओं पर रघुवीर स्मृति पुरस्कार मिला? तो इस दुनिया में। कितना ईस्वी में? 1991 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। चलिए, अगला बात हम लोग देखें, इसमें क्या कहते हैं। वृंदावन में दुष्चक्र में सृष्टा कविता के बीरेन डांगवाल ने दुष्चक्र में सृष्टा कविता के संग्रह किया, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बीरेन डांगवाल यहाँ पर होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। यहाँ बीरेन डांगवाल दुष्चक्र में सृष्टा कविता के संग्रह लिखा, जिस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। दुष्चक्र में सृष्टा पर इन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किस पर? दुष्चक्र में सृष्टा कविता पर इन्हें क्या दिया गया? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके बाद देखें, जो हमारी नींद कविता है,
दुष्चक्र में सृष्टा काव्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दुष्चक्र में सृष्टा काव्य से लिया गया है। तो चले इसके जो लेखक परिचय है था वो समाप्त हुआ। देखिए सभी जगह जहाँ जहाँ पर अग्रवाल वहाँ पर डंगवाल कर लीजिएगा आप लोग, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और देखिए यहाँ पर वृंदावन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? वीरेन डांगवाल। वो टाइपिंग करने वाला गलत कर दिया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग इसके आज प्रश्न और उत्तर के साथ चलें। जिसके पहला प्रश्न है, कहता है हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। तो कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि सुविधा योगी, मतलब जो आराम पसंद करने वाले लोग की बिंब की रचना करते हुए कहते हैं कि जब हम नींद में रहते हैं तब डाला हुआ बीज का अंकुरन होता है और वह अपने कोमल सिंहों से बीज की ऊपरी परत को ढकेलना शुरू कर देता है। यहाँ नींद, अंकुरन, कोमल सिंहों, फूली हुई भी छत, ये सभी बिंब के रूप में उपस्थित हुआ है। अर्थात कवि कहते हैं कि भले ही हम और आप आराम कर रहे हैं, लेकिन जो कार्य करने वाले लोग हैं वो अपना काम करने में व्यस्त हैं, इसलिए हमें भी अपने काम के प्रति थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखें। कहता है दूसरे प्रश्न, मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है? तो मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना, यानी कि जो बहुत गरीब गुरबा लोग हैं उनको दर्शाना है। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता है, वह जीवन की क्रम व्यापकता को लेकर कर्मठ और अकर्मठता का बोध कराता है, लेकिन मक्खी का जीवन क्रम केवल सुविधायोगी एवं परजीवी का बोध कराता है। देखिए जो कहते हैं इसमें कि मक्खी एक है, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक होता है, और हम जो है इतने मनुष्य इतने सालों के बाद भी अपने अधिकार के लिए लड़ते नहीं हैं, और एक मक्खी भी कुछ क्षणों में जिंदा मर जाता है और कुछ क्षणों में ही नए उत्पन्न ले लेता है। इसलिए हमें अपने कामों के प्रति बहुत ही सजगता से ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने किसी भी कार्य को छोड़े नहीं, अपने समय के अनुकूल सभी कार्यों को भली भांति करें। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। कहता है कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख क्यों करता है? तो कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है क्योंकि गरीब बस्तियों में दिखावा के लिए लाउड स्पीकर पर देवी जागरण होता है, जिससे उसके आय में कमी होती है और वह गरीब होते चले जाते हैं। सही बात है, क्योंकि गरीब बस्तियों में भी आज देखते होंगे कि एक से एक शादी वादी या कहीं पर कोई भी फंक्शन होता है तो आर्केस्ट्रा होता है, देवी जागरण होता है, परंतु वहाँ के जो आय है कमी होता है, सभी के लोगों में गरीब होते हैं फिर भी आर्केस्ट्रा में मदमस्त होते हैं, जिससे उसके आय में कमी होता है। इसलिए कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख करता है। चलिए उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न, कवि किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है? तो कवि उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो आतंक फैलाते हैं, गरीब का शोषण करते हैं तथा समाज में नई नई समस्याओं को जन्म देते हैं, जिससे आसपास के दंगे आगजनी समस्या उत्पन्न हो जाते हैं। हाँ, जो आतंक फैलाते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं तथा समाज में नई नई समस्याओं को जन्म देते हैं, वैसे अत्याचारियों को कवि ने इसमें जिक्र किया है। इसके पांचवें प्रश्न को देखें। पांचवें प्रश्न है, इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत कविता में कवि बीरेन डंगवाल ने इनकार करना न भूलने वाले न लोगों का तात्पर्य वैसे व्यक्तियों से किया है जो समाज में झूठ बोलने वाले, गरीब का शोषण करने वाले, भ्रष्ट करने वाले लोगों वाले इत्यादि लोगों के विरोध से नहीं डरते हैं। हाँ, जो लोग भी जो सच को सच कहते हैं, किसी से डरते नहीं हैं, गलत को गलत कहने की क्षमता रखते हैं, वही जो लोग हैं इनकार कर न भूलने वाले हैं। चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
कहता है छठा प्रश्न, हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। कविता के शीर्षक हमारी नींद होना उचित और सार्थक है, क्योंकि इस कविता में कवि ने हमारे समाज में क्या घटना घट रही है उसके प्रति लोग बेपरवाह हैं। जैसे लगता है कि समाज के प्रति लोग सोए हुए हैं और शोषण करने वाले लोग सुरक्षित हैं और वह अपने काम में निरंतर लगे हुए हैं। इसलिए कवि ने इस कविता का शीर्षक हमारी नींद रखा है कि हम लोग भले आराम कर रहे हैं, लेकिन ये जो दुनिया है वो शोषण करने वाले लोग हैं जो शोषण करने के चक्कर में लगे हुए हैं। चलिए इसके बाद हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ये तो व्याख्या क्या कहता है, गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। चलिए इसके हम लोग व्याख्या कैसे करते हैं। तो व्याख्या के लिए हम चूँकि जानते हैं कि सबसे पहले लिखा जाता है कि पुस्तक का नाम। तो यह पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2, लेखक कौन है, वीरेंद्र डांगवाल द्वारा रचित कविता कहाँ से लिया गया है, हमारी नींद से लिया गया है। कवि कहते हैं कि दिखावा के लिए गरीब बस्तियों में भी देवी जागरण लाउड स्पीकर पर होता है। कवि ने इस पंक्ति के माध्यम से गरीब बस्तियों के लोग अभी भी जागरूक हो और आय को सुरक्षित कर सके ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। बहुत बेहतर कवि ने इन लाइनों से बात कहे हैं। चलिए इसके बाद इसके दूसरे प्रश्न देखिए, यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने की व्याख्या की थी। प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 वीरेंद्र डांगवाल द्वारा रचित कविता हमारी नींद से लिया गया। इतना सभी में लिखना है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह गरीबों के शोषण करने के लिए अपने सभी साधन जुटा लिए हैं। हाँ, जो भी लोग गरीबों का शोषण करते हैं या किसी पर अत्याचार करते हैं वो अपने सभी साधन जुटा लिए हैं। चलिए इसके बाद इसका जो ग व्याख्या है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। कहता है हमारी नींद के बावजूद, इसको भी लिखेंगे उसी तरह से। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 वीरेंद्र डांगवाल द्वारा रचित कविता हमारी नींद से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि हमारे नींद के बावजूद इस पृथ्वी की सभी क्रिया निरंतर चलती रहती है जिसे हम अनजान रहते हैं, और इसके साथ ही कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक क्रियाएं घटित होती रहती है। चलिए इसके साथ ही जो चैप्टर समाप्त हुआ और इसका जो ऑब्जेक्टिव भी आपको डाल दिया गया है, इसकी वजह से इसका ऑब्जेक्टिव भी आप लोग चैनल पर से देख लीजिएगा। चलिए ये सबसे बेहतर है आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि ये इससे सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। चलिए बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।